जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज मेरा दिल हो रहा है कि दोबारा जोखिम उठाऊं, क्योंकि जोखिम से बचना तो उचित है नहीं। जोखिम ये उठाऊं कि मैंने जो हरियाणा के अंदर चुनाव के रिजल्ट्स की अपेक्षा की थी या फोरकास्ट किया था, वो न केवल मेरा गलत सिद्ध हुआ, बल्कि जितने भी सेफोलॉजिस्ट थे, जितने भी पत्रकार थे, जितने भी खोजी पत्रकारिता करने वाले हैं, जो भी फील्ड में घूम रहे थे, जो सैंपलिंग टेक्निक जानते हैं, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जानते हैं, सबने ये कहा था कि कांग्रेस की एक बयार बह रही है, एक सुनामी है। लेकिन जब रिजल्ट आया, और ये एग्जिट पोल में भी कहा गया, मतलब जिस दिन लोगों ने वोट डाल दिया था उसके बाद भी कहा गया, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कांग्रेस जीत रही है जनता के निर्णय के अनुसार, डले हुए वोट के अनुसार। जिस प्रकार से किसानों द्वारा गांव से भारतीय जनता पार्टी और जजपा के लोगों को भगाया जा रहा था और कांग्रेस के लोगों की बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही थी, हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे थे, और तब कोई नहीं कह रहा था कि रणनीतिक कोई गलती हो गई है कांग्रेस से। लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए 8 तारीख को, और उसके बाद चुनाव 2 घंटे के बाद अचानक पलटा और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन चलिए, मुझे इस बात की खुशी है, अभी भी खुशी है, कि आज भी जब मैं बात करता हूं हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैं हरियाणा के अंदर रहता हूं, अभी भी लोगों को यह बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का और जनता के इच्छाओं का प्रश्न है, यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो स्वाभाविक जीत नहीं है, अस्वाभाविक। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी पहले तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे, अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता में चुनाव जीती है। और ये सारा का सारा दोष और दारोमदार वो जा रहा है, जो जनता के अंदर परसेप्शन है वो ये कि ये दोष सारा चुनाव आयोग का है, प्रशासनिक अधिकारियों का है, और जिस प्रकार से राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है और लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है, जो कि संविधान और लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, उसकी वजह से ये जो भी हुआ हरियाणा के अंदर हुआ। अच्छा, वो जोखिम तो है, क्योंकि मैंने कहा था कि सुनामी चल रही है कांग्रेस की। लेकिन अब दोबारा जोखिम उठाने का मन हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर अब है, चुनावी प्रक्रिया चालू है। महाविकास आघाड़ी के अंदर भी बड़ी जोरों की चर्चा चल रही है, और महायुति के अंदर भी चल रही है, टिकट बंटवारे की बात हो रही है। गोदी मीडिया द्वारा नई नई खबरें प्लांट की जा रही हैं और फैलाई जा रही हैं। जैसे हरियाणा के अंदर फैलाई गई थी कि शैलजा जो है नाराज हैं, रूठी हुई हैं, और जाट लॉबी बड़ी हावी हो रही है, और उससे कुंवारी शैलजा और दलित वोट बहुत ज्यादा नाराज हो गया। एक नैरेटिव बनाया था और वो नैरेटिव सफल भी हो गया था। चलिए, महाराष्ट्र में आने से पहले हरियाणा की इस बात को क्लोज कर देता हूं। कल मेरे को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि इसका मतलब कांग्रेस ने जो एक नैरेटिव बनाती है गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको तोड़ने का पूरा अच्छा प्रयास किया। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था गोदी मीडिया द्वारा, अब बाद में रिजल्ट आने के बाद पत्रकारों द्वारा, कि साहब वो हुड्डा जी और शैलजा जी में इतना ज्यादा तलवारें खिंची हुई हैं कि इसकी वजह से कांग्रेस हार गई और हमारा अनुमान गलत हो गया। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस किस ने संबोधित किया? उसमें कुमारी शैलजा थी, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, उसमें सुरजेवाला साहब थे, और उसके अंदर विनेश फोगाट थी। अब सोचिए, ये तो माना जा सकता है कि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला जो इन्होंने एसआर के ग्रुप का प्रचार प्रसार किया था, ये तो चलिए हुड्डा कैंप के अगेंस्ट कैंप के लोग हैं। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह, पहले उनकी हुड्डा जी से होता था कि दोनों जाट हैं, दोनों चौधरी हैं, तो एक चौधराहट की हो सकता है बात रही हो। लेकिन जिस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह को जिताने के लिए हुड्डा जी और उनके परिवार और उनकी पूरी लॉबी ने प्रयास किया था,
इसके बावजूद 50-60 वोट से उनका बेटा हार गया। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उसमें थे। सबसे ज्यादा जो सुखद आश्चर्य हुआ कि विनेश फोगाट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जबकि विनेश फोगाट के बारे में कहा जाता है कि विनेश फोगाट हुड्डा कैंप की हैं और हुड्डा जी के वजह से उन्हें टिकट मिला और जीती। जीतना चाहिए था 30-40 हजार वोट से, लेकिन वो चुनाव आयोग की कृपा से और एडमिनिस्ट्रेशन की कृपा से वो 6,000 वोट से ही मात्र जीत पाई, जबकि जीतना असली अगर जनता की आवाज को सुना जाता तो 30-40 हजार वोट से जीतना था उन्हें। खैर, विनेश फोगाट भी थी। इसका माने जो हुड्डा कैंप और शैलजा कैंप के बीच की दूरी को लोग बता रहे थे, वो 1 मिनट में आके विनेश फोगाट को हुड्डा जी ने भेज कर वहां और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके ये मैसेज को क्लियर कर दिया कि जाटों और दलितों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, हम हरियाणवी मिलजुल कर 36 बिरादरी वाले एक साथ रहना चाहते हैं। तो एक तो मैसेज ये क्लियर हुआ। अजय सिंह यादव जी ने भी उत्तेजना में, या आई डोंट नो, जो ओबीसी हरियाणा कांग्रेस मंच के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और उसके बाद लेकिन उन्हें पुनर्विचार किया। उन्हें सोचा कि भाई जिस कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया है, उनके परिवार को दिया है, उनके बेटे को विधायक बनाया है, फिर खैर 48 घंटे के अंदर उन्होंने कहा नहीं, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस को छोड़ नहीं सकता, कांग्रेस में वापस आ गए। तो जो बैकवर्ड ओबीसी की बात थी, जिसके वो अध्यक्ष थे, ओबीसी, जाट और दलित, वो जो एक कॉम्बिनेशन के बारे में गोदी मीडिया ने प्रचार प्रसार किया था, उसको इन लोगों ने, 2 घटनाओं ने ध्वस्त कर दिया। अब आते हैं महाराष्ट्र में भी ये अफवाह उड़ाई गई कि साहब वो उद्धव ठाकरे उनसे मिले और संजय राउत उनसे मिले और शिवसेना, ये सब गोदी मीडिया की उपज थी। इसलिए प्लांट कराती है गोदी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, जिससे जनता के अंदर भ्रम पैदा हो, उद्धव ठाकरे पे विश्वास कम हो जाए, एनसीपी शरद पवार का और कांग्रेस का, और उसकी वजह से उनको फायदा मिल जाए। खैर, शरद पवार ठहरे, वो तो और बड़े चौधरी हैं। एक और सर्किल पे खबर उड़ गई और सोशल मीडिया में बहुत तेजी से फैल गई कि जो गोदी मीडिया का षड्यंत्र था, उसकी काट के लिए एकनाथ शिंदे एनसीपी शरद पवार के संपर्क में है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आपस में चल नहीं सकते, तो एकनाथ शिंदे एनसीपी के संपर्क में है कि अगर उद्धव ठाकरे उधर जाते हैं तो मैं इधर आ जाता हूं। खैर, वो भी बात ठंडी पड़ गई। बाद में पता चला कि गोदी मीडिया का एक दुष्प्रचार था और कांग्रेस और महाराष्ट्र की जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करने का एक कुत्सित प्रयास था। अच्छा, अब ये मैं फिर एक जोखिम लेके, अपनी जो गणना मुझे लगती है, यहां बैठ के लगती है, सारी गतिविधियों को बैठ के लगती है, आज जैसे खबर आई है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ सुलझ गया है। ये जो नाना पटोले साहब की पोस्टरिंग थी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत की पोस्टरिंग थी, वो केवल पोस्टरिंग थी, बल्कि वो ये भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को गुमराह करने का एक उनका प्रयास था, जिससे कि वो असलियत को समझ ना पाए। आज समझौता हो गया है। आज शाम तक या कल आप देखिएगा ये हो जाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 23 तारीख को, 24 तारीख को ये डिस्प्ले होगा। हो सकता है 23 तारीख की शाम को ये घोषित हो जाए, लेकिन जो अभी तक सूचना मिली है उसके अनुसार कांग्रेस 105 सीटों पे लड़ेगी, शिवसेना 95 सीटों पे लगेगी और एनसीपी 84 सीट्स पे लगेगी। अगर इनको मिला लिया जाए तो 4 सीटें बचती हैं। तो इसका माने 4 सीटों में जो वहां अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और समाजवादी पार्टी, लेकिन ये केवल 4 सीटें। अब आप इंटरप्रिटेशन करने लगे हैं कि इसका माने समाजवादी पार्टी नाराज हो जाएगी, ये सब नहीं होगा, इसलिए कि शिवसेना और कांग्रेस अपने अपने कोटे से कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को देगी। तो एक समन्वय से चुनाव होगा और उस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और इनके सब दल मिलजुल कर काम करेंगे और वोटों का ट्रांसफर कराने का उसी प्रकार प्रयास करेंगे जैसे पार्लियामेंट के अंदर हुआ था। अच्छा, एक और घटना घट गई है 2 दिन पहले। योगेश यादव जी पे जो बहुजन अघाड़ी के लोग हैं, प्रकाश अंबेडकर के लोग हैं, उन्होंने आक्रमण करा और क्लेम करा कि वो प्रकाश अंबेडकर जी के लोग हैं। तो देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी प्रकाश अंबेडकर साहब, मैं तो उन्हें साहब ही कहूंगा क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिवार के हैं,
तो मैं तो उनका सम्मान करूंगा, लेकिन ये आक्रमण कराकर उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो महायुति का समर्थन करने, उनके लिए वोट काटने के लिए, जिससे महाविकास आघाड़ी के वोट कटे, वो चुनाव क्षेत्र में है, चुनाव यात्रा में है। तो उनके वोट जो पिछली बार भी उन्होंने पार्लियामेंट में कई सीटों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, खुद अकोला से लड़े प्रकाश अंबेडकर साहब, लेकिन वो चुनाव नहीं जीते, और लेकिन हरा दिया उन्होंने महाअघाड़ी को 2-3 सीटों में, और विधानसभा में भी उन्होंने काफी सीटों में पिछली बार करीब 14-15 सीटों में हराया था। तो उनका भी मामला स्पष्ट हो गया। तो उनके सपोर्टर्स, जो हार्ड सपोर्टर्स हैं, उनके बाद छोड़ दे, लेकिन जो फेंस हिटर्स हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि अगर आपको महाविकास आघाड़ी को चुनना है या महायुति को चुनना है, बाकी लोग जो है वोट कटर्स हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद जो बड़े प्रचलित हो गए थे, मैं भी उनका प्रशंसक हो गया था। हरियाणा के जो अंदर हुआ, उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, वो आपने उत्तर प्रदेश में लोगों की देखी कि किस प्रकार से लोगों ने उनका तिरस्कार किया। खैर, अच्छा, जो अभी तक खबर मिल रही है, और जब ये महाविकास आघाड़ी के अंदर तो समझौता हो गया, महायुति के अंदर जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 151 सीटों पे लड़ेगी, शिवसेना 85 सीट्स पे लड़ेगी, एकनाथ शिंदे वाली, और एनसीपी अजीत पवार 52 सीटों पे लड़ेगी। ये 288 सीटें होती हैं। अच्छा, अब मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि अगर रिजल्ट क्या आ सकते हैं, और उसके बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं। ये आज मेरा मुख्य विषय है। देखिए, मैनेजमेंट में जब भी हम लोग फोरकास्ट करते हैं तो 3 विकल्प रखते हैं। एक होता है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है नॉर्मल, एक होता है मोस्ट पेसिमिस्टिक। मैंने अगर परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल हुई अंतिम समय तक तो ये होगा, अगर परिस्थितियां ऐसी रही जैसे आज हैं तो ये होगा, और परिस्थितियां बिगड़ी तो ये होगा। तो मैं उसी हिसाब से ये गणना करने का प्रयास करता हूं कि महाविकास आघाड़ी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए आज की परिस्थिति के अनुसार, पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई उसका भी कंसिडरेशन करते हुए, और महायुति को कितनी सीटें मिलेंगी। 2 स्थितियों में, 3 में नहीं, 2 स्थितियों में अगर जनता की राय के आधार पर रिजल्ट आता है, वोटिंग के हिसाब से रिजल्ट आता है, और अगर चुनाव आयोग की चलती है, अगर राजीव अग्रवाल साहब की चलती है, जैसे महाराष्ट्र में भी खेला शुरू हो गया है, पता ही होगा आपको कि कल एक शिवसेना के विधायक के बेटे की गाड़ी से बहुत 15 करोड़ पूरी गाड़ी जो है पैसे से भरी हुई थी, और ये संजय राउत ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे जो है एक एक कैंडिडेट को 50-50 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दे रहे हैं, तो पैसा बहेगा। और ये चुनाव आयोग को पता है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वो क्यों करेंगे भाई, पैसा भी बहेगा। जो वोटर्स जिन्होंने जिस पोलिंग बूथ पर ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं या उनके युति को मिले हैं, वहां तो हेर फेर नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे महाविकास आघाड़ी के लोगों को मिले और जिन सेंटर्स में ज्यादा मिले वहां वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए और बाहर के फर्जी नाम उसमें जोड़ दिए गए। ये भी आरोप संजय राउत ने लगाया। चलिए, ये होता है जब चुनाव आयोग की चल जाए, हेर फेर की चल जाए। तो 2 विकल्प लेता हूं, एक विकल्प वो जिसमें कि जो जनता चाहती है वो हो, और दूसरा विकल्प वो जिसमें चुनाव आयोग और सारी हेरा फेरी हो, तो दूसरा विकल्प। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जनता के अनुसार महाराष्ट्र के अंदर जो होना चाहिए वो ये है, भारतीय जनता पार्टी 151 सीटों में लड़ रही है, उसे करीब 65 सीटें मिलेंगी। मतलब उसकी जो स्थिति है वो महायुति के अंदर सबसे अच्छी है। लेकिन एक उसके साथ दोष भी है कि महाराष्ट्र के लोग धोखाधड़ी को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं। शिवाजी महाराज और अफजल खां की जो कहानी है वो सब जानते हैं, हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन मराठी लोग उसको बहुत ज्यादा उससे जुड़े हुए हैं। तो 151 में 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है, शिवसेना को 85 में से 38 सीटें मिलने की संभावना है, और एनसीपी को 52 में से 20 सीटें मिलने की संभावना है, अगर जनता की राय मानी जाए तो इसका माने 288 में करीब 123 सीटें महायुति को मिलेंगी, ±3%। अच्छा,
महाविकास आघाड़ी के अंदर अगर लिया जाए तो कांग्रेस 105 सीटें लड़ रही है, उसे 80 सीटें मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति सबसे बेहतर है और विदर्भ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मराठवाड़ा के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जो एक कहा जा रहा था कि पटोले साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में मतभेद है सीटों के बारे में, तो अब ये समझौता हो गया कि मुंबई की सीटें जो है 2 जो कांग्रेस को मिली थी वो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को दे रहे हैं, और विदर्भ की जिस सीट पे क्लेम कर रहे थे जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है वो कांग्रेस को मिल रही है, तो वो झगड़ा भी सुलट गया। कांग्रेस को मिलेंगी 80 सीटें, शिवसेना को 95 में से 60 सीटें, एनसीपी को 73 में से 50 सीटें, तो कुल मिला के मोटा मोटा 288 में 210 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेंगी। अगर क्योंकि बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि अब तो जो हरियाणा में हुआ उसके बाद तो अगर बहुत ज्यादा जोर से लगाने की आवश्यकता है, तो महाविकास आघाड़ी जीतेगी, अच्छी तरह से जीतेगी, लैंडस्लाइड जीतेगी। लेकिन अगर ये जीतेगी तो उसके बाद अडानी जी बहुत ज्यादा समस्या में आ जाएंगे, वो गोदी पत्रकार भी बहुत ज्यादा समस्या में आ जाएंगे जिनका हेडक्वार्टर या उनका ऑफिस बहुत बड़ा मुंबई के अंदर है, क्योंकि जिस प्रकार का जहर उन्होंने घोला है अब उसके बाद केसेस चलेंगे और ईडी सीबीआई भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और सबसे ज्यादा राजस्व जिस स्टेट से हिंदुस्तान को मिलता है वो महाराष्ट्र है। इसके बावजूद कि गुजरात की ने बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र की हड़प ली है, इसके बावजूद आज महाराष्ट्र आज भी बहुत बड़ा धन का स्रोत है। अच्छा, ये दोनों स्थिति में क्या होगा? अगर एक स्थिति होती है कि जनता के अनुसार हो और दूसरी स्थिति हो जिसमें चुनाव आयोग के अनुसार हो, तो बीजेपी को 151 में 80 सीटें मिलेंगी, शिवसेना को 85 में से 30 सीटें मिलेंगी। मतलब मैं जनता के अनुसार एकनाथ शिंदे की सीटें कम कर रहा हूं, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग जब मैनिपुलेट करेगा तो बीजेपी की सीटें बढ़ाएगा और शिवसेना एकनाथ शिंदे की सीटें कम करेगा, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर, उनकी पोजीशन खत्म हो जाए। एनसीपी को जिसमें 20 सीटें मिलने वाली थी जनता के अनुसार, वो 20 सीटें उनको मिलेंगी मैनिपुलेशन के अनुसार, तो टोटल मिला के करीब 130 सीटें मिलेंगी महायुति को, और उसी अनुसार फिर आप निर्णय का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये समझिए, मान लीजिए वो वाली संभावना सही होती है जो जनता के अनुसार वोट गिने जाते हैं, तो एनसीपी अजीत पवार के साथ क्या होगा, शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ क्या होगा? क्योंकि देखिए, टोटल अगर बीजेपी को 80 सीटें मिल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मेजॉरिटी तो नहीं मिल रही है, तो मेजॉरिटी लाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की सीटों को और ज्यादा बढ़ाएंगे, 15-20 सीटें और बढ़ा देंगे। तो हो सकता है, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जैसे गुजरात में हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को 151 में से 110 सीटें मिल जाए। इसका मतलब घोर अनर्थ हुआ है, खुलेआम बेईमानी हुई है। तो 110 सीटें जब मिल जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को, अगर बेईमानी भरपूर हुई तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का बार्गेनिंग बिल्कुल खत्म। दे विल बी बेगिंग लाइक एनीथिंग कि भैया दिल्ली की ईडी और सीबीआई से बचाओ, हम तुम्हारे साथ दोयम दर्जे के पार्टी बनके रहने को तैयार हैं, क्योंकि इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है अगर चुनाव आयोग का बस चला तो वो 110-120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे देगी और एनसीपी और शिवसेना खत्म हो जाएगी। अगर महाविकास आघाड़ी आ गई तो भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर दिल्ली में भी उनका कोई स्टे नहीं है और महाराष्ट्र में भी उनका कोई स्टे नहीं होगा। पूरा उनका जमीन की धरातल खत्म हो जाएगी अगर जनता के अनुसार वोट पड़े तो और गिने गए तो। अब इसका विकल्प क्या है अजीत पवार के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि अजीत पवार शरद पवार से मिलकर ये बार्गेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद मैं अपने एक जो मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे समर्थन वापस करा दूंगा, एकनाथ शिंदे भी अपने जो एमपीज हैं उनसे समर्थन वापस करा देंगे, इधर चंद्रबाबू नायडू भी करा देंगे, नीतीश कुमार भी करा देंगे, और सरकार जब गिर जाएगी तो ईडी सीबीआई जो है वो इंडिया गठबंधन के पास आ जाएगा। तो उससे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर दिल्ली में भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके वजह से दिल्ली की सरकार होगी इंडिया गठबंधन की, और महाराष्ट्र में भी उनका स्टे बढ़ जाएगा क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी वजह से होगी। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया
तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी जीतती है, महायुति हारती है, तो भी भारतीय जनता पार्टी उनको खास नहीं डालेगी। और अगर महायुति जीतती है और भारतीय जनता पार्टी को मैनिपुलेशन के माध्यम से 110 120 सीटें दिला दी जाती हैं, जिसकी भी संभावना है, वैसे इनकार नहीं करता, तो भी अजीत पवार और ये केवल दोयम दर्जे की पार्टी बन के रह जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने तो अपना विश्लेषण कर दिया और मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि बताते हैं लोग ब्यूरोक्रेसी के बारे में, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में तो लोग IAS IPS ऑफिसर को अपना भगवान समझते हैं, बिल्कुल नतमस्तक होते हैं। लेकिन जैसा मराठी लोगों ने मुझे बताया, वहां पे ये जो पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा लिफ्ट नहीं मारते हैं और जो चाहते हैं करा लेते हैं। और हम बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक शासन नहीं होता है महाराष्ट्र के अंदर। शरद पवार की तूती बोलती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनसे डरता है। तो इसका मतलब वहां शायद ये ना हो पाए। अब लेट अस होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि अजीत पवार, और अगर महाविकास आघाड़ी हारी, तब तो अजीत पवार और बिल्कुल ये दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे। और अगर जीती महाविकास आघाड़ी, तो इनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि वो ईडी CBI से बचने के लिए और महाराष्ट्र में भी रेलेवेंट बनने के लिए दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार को गिरा दे। ये मुझे लग रहा है, ऐसे शिक्षक, ये मेरी जो एनालिसिस कह रही है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।